प्यारे विद्यार्थियों, मैं के.आर. जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और यदि रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस आप क्लियर करना चाहते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे चैनल के.आर. जाखड़ सर अकेडमी के लिंक को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, उसी तड़कते भड़कते अंदाज में आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुए हैं, वेन आरेख, वेन डायग्राम। दोस्तों, वेन डायग्राम से काफ़ी सारे क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और वेन डायग्राम की बात की जाए तो ऐसे खाली जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ब्लैंक डायग्राम, ऐसे ही डायग्राम आपको ऑप्शन में मिलते हैं। कोई 3 शब्द 4 शब्द आपको दे दिए जाएँ और उन शब्दों को एक डायग्राम में व्यवस्थित करना हो, अर्थात आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों के लिए कौन सा डायग्राम या कौन सा आरेख उपयुक्त होगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपके सामने कुछ डायग्राम है जिनका हमने आरेख बनाया हुआ है और ये आरेख कुछ 11 डायग्राम आपके सामने हैं और इन्हीं के अनुसार हमें जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने हैं। जैसे डायग्राम 1 की बात करें तो ये क्या कहना चाहता है, एक सर्कल है 2 और 3 सर्कल, एक के ऊपर एक सर्कल चढ़ता हुआ जा रहा है। इसका मतलब है जब सभी चीज़ें एक दूसरे के अंतर्गत आती हो, जब सभी चीज़ें एक दूसरे के अंतर्गत आती हो तो डायग्राम कैसा बनेगा, इस प्रकार का बनेगा। दोस्तों, बात करें डायग्राम नंबर बी की, तो इसमें आप देख रहे हो कि ये डायग्राम और ये डायग्राम जो है इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये दोनों नहीं मिले हुए। लेकिन बीच वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम दोनों को थोड़ा थोड़ा काट रहा है। थोड़ा थोड़ा काटने का मतलब क्या है कि कोई तीसरी वस्तु ऐसी है, 2 वस्तुएं जिनमें कोई संबंध नहीं है, लेकिन कोई तीसरी वस्तु ऐसी है जिसका इन दोनों ही वस्तुओं के साथ में आंशिक संबंध है। इन दोनों वस्तुओं में कोई संबंध नहीं, लेकिन तीसरी वस्तु के साथ में आंशिक संबंध है। उसी प्रकार बात करें अगले डायग्राम की, तो अगले डायग्राम में एक सर्कल हमें बड़ा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर 2 सर्कल और बने हुए हैं। इसमें कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों वस्तुओं का तो आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों किसके अंतर्गत आती है, किसी तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, किसी तीसरी वस्तु के अंतर्गत। दोस्तों, आपको हमेशा जब भी वेन डायग्राम क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको कोई 2 चीजें सबसे पहले पकड़नी है। और वो कैसी पकड़नी है, जिनमें या तो कुछ संबंध होगा या कोई संबंध नहीं होगा। अब संबंध जो होगा वो किस किस प्रकार का हो सकता है, आंशिक संबंध और पूर्ण संबंध। आपको ये 3 चीजें डिसाइड करनी है और ये डिसाइड कर लिए तो आपके वेन डायग्राम के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएंगे। बात करते हैं अगले डायग्राम की, तो अगला डायग्राम जो दिया है कि बड़ा सर्कल, उसके अंदर 2 सर्कल, लेकिन दोनों सर्कल आपस में थोड़े थोड़े कटते हुए हैं। और थोड़े थोड़े कटते हुए इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में आपस में आंशिक संबंध है। आंशिक मतलब बहुत कम संबंध है और दोनों ही किसी तीसरी वस्तु के अंतर्गत आते हैं, यानी इनमें पार्शियल रिलेशन है और ये कंप्लीटली किसी तीसरी वस्तु के अंडर आते हैं। दोस्तों, बात की जाए अगले डायग्राम की, तो 2 वस्तुएं तो ऐसी हैं जिनमें आपस में आंशिक संबंध है, लेकिन तीसरी वस्तु क्या है, इन दोनों से अलग है। बात करें अगले डायग्राम नंबर एफ यानी डायग्राम नंबर 6, तो 3 वस्तुएं हैं और तीनों ही वस्तुओं का आपस में क्या है, आंशिक संबंध है, थोड़ा थोड़ा संबंध है। बात करें अगले डायग्राम की, तो 3 वस्तुएं और तीनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। दोस्तों, अभी इनके एग्जाम्पल की भी हम बात करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इन सारे डायग्राम्स को हम समझेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, बार बार उसमें डायग्राम देखेंगे कौन सा डायग्राम उपयुक्त होने वाला है। बात करें डायग्राम नंबर एच की, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर आ रही है लेकिन तीसरी वस्तु से कोई संबंध नहीं है। बात करें इस डायग्राम की, डायग्राम नंबर आई यानी डायग्राम नंबर 9, तो इसकी बात करें एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आ रही है और दूसरी वस्तु का किसी तीसरी वस्तु से आंशिक संबंध है। कैसा संबंध है, आंशिक संबंध है। बात करें डायग्राम नंबर 10 की, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत है और तीसरी वस्तु का दोनों के साथ ही थोड़ा थोड़ा संबंध है, दोनों के साथ थोड़ा थोड़ा संबंध है। अब डायग्राम की बात करते हैं डायग्राम के की। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम आपके लिए, इससे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं और किस प्रकार के उदाहरण में ये डायग्राम बनता है, क्योंकि ये डायग्राम क्या कहना चाहता है कि 2 वस्तुओं का आपस में पहले कोई संबंध नहीं था, लेकिन जो तीसरी वस्तु है वो तीसरी वस्तु दोनों से ही पूर्णतः संबंधित है, यानी कि वो दोनों के अंदर आना चाहती है। तो कब आएगी, जब इस प्रकार से, तो उन 2 वस्तुओं का जब कोई संबंध नहीं था उनका संबंध भी अपने आप बन जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे उदाहरण की तरफ, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया यहां जिला, देश और राज्य, जिला, देश
और राज्य। तो ऐसी चीज़ें पकड़िए, इनको देखिए कि क्या क्या इनसे बनने वाला है, तो आपको पता चलेगा कि जो जिले होते हैं, जिलों से मिलकर क्या बनता है, राज्य बनता है, और राज्यों से मिलकर क्या बनता है, देश बनता है। तो जो जिले हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, राज्य के अंतर्गत, और राज्य किसके अंतर्गत आएगा, देश के अंतर्गत आएगा। तो डायग्राम कौन सा बन गया, डायग्राम नंबर ए आपका उपयुक्त डायग्राम बन गया। इसमें दोस्तों यहाँ लिखा हुआ कभी भी नहीं मिलेगा कि यहाँ पर जिला मिल गया, यहाँ पर राज्य मिल गया, यहाँ पर देश लिखा हुआ मिल गया, ऐसा लिखा हुआ कभी भी नहीं मिलेगा। ना ही आपको लिखना है, आपको डायग्राम देखना है कि कौन सा डायग्राम यहाँ पर उपयुक्त होने वाला है। चलो और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ये 1 नंबर ले लिया, 2 नंबर एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं। यहाँ हमने ले लिया हाथी, मानव और जानवर, हाथी, मानव और जानवर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 वस्तुएं ऐसी पकड़ो जिनका आपस में कोई संबंध बनता है। तो हमने पकड़ ली हाथी और जानवर। हमें पता है कि हाथी जितने भी होते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं, जानवर की कैटेगरी के होते हैं। तो यहाँ पर हमने हाथी, मानव और जानवर ये ले लिया। तो हाथी किसके अंदर आया, जानवर के अंदर आया। हाथी किसके अंदर आया, जानवर के अंदर। और मानव कहाँ चला गया, अलग चला गया, क्योंकि मानव का हाथी और जानवर इन दोनों से कोई संबंध नहीं होता है। तो ऐसा डायग्राम आपको दिख रहा है, कौन सा डायग्राम है, डायग्राम नंबर एच, जो 8 नंबर का आपका डायग्राम है वो। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, हालांकि लिखा हुआ ना तो मिलेगा ना आपको लिखना है। ये लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आप कभी भी वीडियो देखें तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आए कि यहाँ कौन कौन सा डायग्राम किस प्रकार से बनने वाला है। 2 एग्जाम्पल अभी तक हमने लिए दोस्तों, इन दोनों को एक बार रब करते हैं और चलते हैं अगले एग्जाम की तरफ। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या रहने वाला है, किस प्रकार से डायग्राम बनने वाला है। दोस्तों बहुत आसान चीज़ें हैं, रीजनिंग पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस मांगती है रीजनिंग, और वो प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। चलो यही जो एग्जाम्पल हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था, उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम हाथी ले लिया, मानव ले लिया और जंतु ले लिया। कुछ चीज़ें जो कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं वह चीज़ें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ाने वाला हूं। तो यहाँ जो है हम डायग्राम कैसा बना के आते हैं, हम ऐसे करके डायग्राम बना के आ जाते हैं कि सर ये हाथी है, हाथी जानवर में, जंतु में आ गया और मानव अलग चला गया। लेकिन दोस्तों ये डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब मन में सवाल उठता है, सर ये डायग्राम गलत क्यों है। ये डायग्राम गलत इसलिए है क्योंकि इसका सही डायग्राम यदि बना के देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। और इसका सही डायग्राम क्या होगा कि ये हाथी, यहाँ कौन आएगा, मानव, और ये दोनों ही किस में आते हैं, जंतुओं में आते हैं। ये दोनों किस में आते हैं, जंतुओं में आते हैं। अब समझ से बाहर हो गई बात कि सर जंतुओं में थोड़े ना आते हैं, हम जंतु थोड़े ना हैं। तो दोस्तों हम सब जंतु हैं। क्यों, क्योंकि विश्व में 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। पूरे विश्व की बात की जाए तो 2 प्रकार की, एक सजीव वस्तुएं होती है और एक निर्जीव वस्तुएं होती है। सजीव वस्तुएं जो होती है उनकी 2 ही कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है, 2 कैटेगरी। एक होते हैं पादप और एक होते हैं जंतु। एक पादप और जंतु। तो पादप का मतलब क्या है, पेड़ पौधे। क्या है, पेड़ पौधे। अब आप कहेंगे सर जो फसल हम बोते हैं वो फसल किस में आती है, तो दोस्तों वो पौधों में आती है, वो भी पौधों में आती है, वो भी पादप ही होते हैं। और बाकी जितने भी जो सजीव होते हैं वो सारे किस में होते हैं, जंतु में होते हैं। तो 2 ही प्रकार की कैटेगरी होती है, जंतु और पादप। तो जो मनुष्य होते हैं वो किस में आते हैं, जंतुओं में आते हैं। किस में आते हैं, जंतुओं में। क्योंकि जंतुओं के लिए क्या कहा जाता है, जीव जंतु। क्या कहा जाता है, जीव जंतु। तो क्या मनुष्यों में जीव नहीं होता, क्या मनुष्यों में जीव नहीं होता। कोई रिमोट कंट्रोल होता है, कोई बैटरी, कोई सेल, ऐसे कुछ लगे हुए रहते हैं मनुष्य में। क्या ये रोबोट है, नहीं। क्या है, जीव जंतु है। तो मनुष्य किस श्रेणी में आते हैं, मनुष्य या मानव जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं, जंतुओं की श्रेणी में। दोस्तों हमेशा याद रखना, ऐसी ही चीज़ें आपको कंफ्यूज कर देती है एग्जाम में आगे चलकर। बात करते हैं और कुछ क्वेश्चन जिनके बारे में। एग्जाम्पल नंबर 4 हम लेते हैं। हमने यहाँ लिया गाय, स्तनधारी, और यहाँ हमने ले लिया पक्षी। गाय, स्तनधारी और पक्षी। तो हमारा सोचना ये रहता है कि गाय तो स्तनधारी होती है, बिल्कुल गाय स्तनधारी होती है। तो ये गाय
और गाय किसके अंतर्गत आई? स्तनधारी के अंतर्गत आई। गाय और पक्षी कोई संबंध है आपस में? कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले आप चाहे तो वो दो शब्द आप उठा सकते हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं हो। गाय और पक्षी का कोई संबंध नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते थे कि ये गाय, ये पक्षी। अब बात की जाए स्तनधारी, तो स्तनधारी तो गाय ही होती है, तो ये हमने डायग्राम बना दिया, ये हमने डायग्राम बना दिया। लेकिन दोस्तों ये डायग्राम भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि डायग्राम इसका ऐसा बनना है, ये गाय, ये पक्षी, गाय, पक्षी और यहां पर ये स्तनधारी। गाय, पक्षी और स्तनधारी मैं यहां पे नोट भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को आगे चल के समस्या ना हो कि किस प्रकार से आपने ऐसा कर दिया। अब दिमाग में सवाल उठता है, दिमाग की घंटी बजना शुरू हो गई होगी कि सर पक्षी तो स्तनधारी होते नहीं है, पक्षी स्तनधारी नहीं होते, तो हमने कौन सा सारे पक्षियों को स्तनधारियों में ले लिया? नहीं, हमने पक्षी का कुछ संबंध बनाया किसके साथ में? स्तनधारी के साथ में। अब फिर दिमाग में सवाल उठता है, तो सर बताइए वो कौन से पक्षी या कौन सा पक्षी होता है जो स्तनधारी होता है? तो दोस्तों आपको अभी तो वैसे भी पता है कि आपके जो कोरोना वायरस चल रहा है वो चमगादड़ की वजह से फैला हुआ है। किसकी वजह से? चमगादड़ की वजह से। विशेषज्ञों का कहना यही है कि चमगादड़ की वजह से कोरोना वायरस फैला है। तो जो चमगादड़ होता है वो दोस्तों स्तनधारी होता है। चमगादड़ क्या होता है? स्तनधारी होता है। ध्यान रखना, वो रेयर क्वालिटी होती है, यानी कि चमगादड़ पक्षी ना होते हुए, पक्षी तो हैं ही, और साथ में क्या होता है? स्तनधारी होता है। क्या होता है? स्तनधारी होता है। उम्मीद है दोस्तों कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएंगे। तो एग्जाम्पल कौन सा बनने वाला डायग्राम इसका? ये इसका डायग्राम बनने वाला, डायग्राम नंबर आई, यानी कि डायग्राम नंबर 9 आपके यहाँ बनने वाला है। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को एक बार हम अलग से बनाते हैं। ये जो पक्षी लिखा हुआ है, इस पक्षी की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? पक्षी की जगह हम चमगादड़ लिखने वाले हैं। हमने यहाँ लिख दिया चमगादड़, लिख दिया। अब हमारे दिमाग में सीधी सीधी एक बात चलती है कि सर गाय और चमगादड़ तो अलग अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल, दो डायग्राम तो आपने बना दिए गाय और चमगादड़ के लिए। अब जैसे ही हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम सोचते हैं यार चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है? नहीं, ये तो क्या है? ये तो पक्षी है। तो हम गाय के ऊपर ऐसे गोला करके और स्तनधारी बना के ये डायग्राम बना के निकल आते हैं और अपने मन में यही सोचते हैं, साहब ये क्वेश्चन तो मेरा हो गया। सोचते ही नहीं सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं। और राजस्थान के लोग तो खास तौर पर ऐसे सोचते हैं, और वो तो अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, आ लो मारो यो तो होगो। ऐसे करके करके करते करते वो पूरे 90 नंबर तक पहुंच जाते हैं कि सर 100 में से 90 नंबर तो हमारे हो गए। देख मारो यो भी होगो, देख मारो यो भी होगो, देख मारो यो भी होगो। और जब रिजल्ट आता है तो माता पकड़ के ये कहता है आन लो वो कहीं होगो। तो दोस्तों कुछ नहीं हुआ, वो हमारे कर्मों का फल है। और कर्मों का फल क्यों है? क्योंकि हम चीज़ों को ढंग से ना तो पढ़ते हैं ना उनको समझते हैं, और बिना सोचे समझे उनका आंसर करके आ जाते हैं। अंधों में काना राजा, सुनी होगी कहावत आपने। बस वही काम हम करके आते हैं, अपने आप को बड़ा महान समझते हैं। महान समझना गलत नहीं है, सिकंदर ने भी महान समझा था अपने आप को, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपने आप को महान समझते हैं, लेकिन हकीकत में जब वो लोगों के साथ कंपटीशन में आते हैं तब उनकी महानता का पता चलता है कि वो लोग कितने महान थे, यानी कि भैंस कितने पानी में थी। ऐसी कई कहावतें आप लोगों ने सुनी होगी। तो दोस्तों ये फिर से हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोस्तों गाय और चमगादड़ ये दोनों ही किस में आते हैं? स्तनधारी में आते हैं। इसलिए हमारा डायग्राम कौन सा बनेगा? डायग्राम नंबर सी, यानी डायग्राम नंबर 3 आपका बनने वाला है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और ये भी मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक तो बनता है, लाइक वैसे भी कर देते हैं आप लोग, बहुत अच्छा, और काफ़ी लाइक करते हैं आप, हमें बहुत खुशी होती है। और धन्यवाद जैसे छोटे से शब्द का प्रयोग करके मैं आपकी अवहेलना यानी आपकी तौहीन नहीं करना चाहता हूं। आपने जो लाइक किया है उसके लिए, आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए। चलो इसी के साथ में फिर प्यार ही प्यार पे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। और अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं किस प्रकार से। और जैसे हमने यहाँ किया, कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका हमें पता तक नहीं होता है, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, और नहीं जानते हैं, और ना जानने के बाद यानी ना जानने के बावजूद भी हम उस क्वेश्चन का आंसर करके आते हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? तुक्का लगा रहे हैं, और तुक्का आपको नहीं लगाना है। जैसे हमने यहाँ बात करी, यहाँ हमने बात कर ली व्हेल, व्हेल के साथ में यहाँ हमने लिख लिया मछली, और यहाँ लिख लिया समुद्री घोड़ा।
व्हेल, मछली और समुद्री घोड़ा। तो हम क्या करते हैं सर, ये व्हेल है, ये मछली के अंदर आती है और ये आ गया समुद्री घोड़ा। दोस्तों जब तक हमें ये पता नहीं हो कि समुद्री घोड़ा होता क्या है, तब तक यदि हम ये जवाब दे रहे हैं तो हम केवल और केवल अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की बात भी दोस्तों बहुत पुरानी हो गई। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी पहले वाले लोग मारा करते थे, यानी हमारे पूर्वज। आजकल की जनरेशन ऐसी है, हम कुल्हाड़ी पे उछल उछल के पैर मारते हैं, ऐसे उछल उछल के, हमें पता नहीं है फिर भी हम उछल के पैर मार रहे हैं। और ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि दोस्तों ये सवाल गलत हो गया, और गलत हो गया तो दोस्तों फिर तो मारवाड़ी की वही कहावत आपके राजस्थान की जो बहुत ही प्रसिद्ध है कि भैंस तो गई जो गई सांकड़ और लेगी। दोस्तों वही काम हो जाएगा, 1.33 लेके जाएगा, ये पड़ोसी का 3-3 और ले जाएगा, पड़ोसी का 3-3। क्योंकि दोस्तों किसी मकान में आग लगती है तो काला रंग पड़ोस के मकान पे भी चढ़ता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। किसी मकान में आग लगे तो काला रंग पड़ोस के मकान पे भी चढ़ता है। चलो बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, समुद्री घोड़ा होता क्या है। तो दोस्तों ये नाम तो समुद्री घोड़ा है, और ये देखने में ये जो शब्द है ये हमें पुल्लिंग शब्द लग रहा है, और इसीलिए हम गलती कर बैठते हैं। तो शब्दों के आधार पर डिसाइड मत करो। यदि शब्दों के आधार पर डिसाइड करोगे तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वो बंद कर दो बेटा, तैयारी करना। वो तैयारी करना बंद इसलिए कर दो क्योंकि पुलिस ये तो स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग है तो केवल लड़कियां ही जाएगी, आप नहीं जाओगे, या फिर जाओगे तो लिंग परिवर्तन करवा दिया जाएगा, तो गलत हो जाएगा आपके परिवार के और आपके लिए। तो दोस्तों ये काम आपको नहीं करना है। बात करते हैं समुद्री घोड़ा होता क्या है। पुल्लिंग शब्द हमें दिखाई देता है, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है नहीं। समुद्री घोड़ा एक मछली का नाम होता है। किसका नाम होता है? मछली का नाम होता है। तो डायग्राम क्या बनेगा सर, ये व्हेल है, ये समुद्री घोड़ा है, और ये दोनों ही किस में आते हैं? मछली में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? मछली की कैटेगरी में आते हैं। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और इस बात को आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ऐसी ही चीजें वेन आरेख में पढ़ने लायक है, बाकी वेन आरेख में पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। सब जानते हैं। यहाँ पे लिख दूंगा मैं मनुष्य, यहाँ लिख दूंगा गधा, और यहाँ पर लिख दूंगा रेलगाड़ी। ये तीनों अलग अलग है, सबको पता है ये तीनों अलग अलग है। लिख दूंगा गधा, बंदर, जानवर, सबको पता है कि जानवर में ही आते हैं गधा और बंदर दोनों। मैं लिख दूंगा महिला, पुरुष और मनुष्य, तो सबको पता है ये चीजें। लेकिन आपको वही चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं जो आज दिन तक आप में से बहुत से अधिक लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज दिन तक नहीं सुनी होगी, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस गलत करवा देती है। वही चीज़ें हम आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं। चलो अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 हम लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया डॉक्टर, डॉक्टर के साथ में हमने ले लिया दार्शनिक, और इसके साथ में हमने ले लिया पुरुष। डॉक्टर, दार्शनिक और पुरुष। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर पहले तो हम वो देखते हैं जिनका संबंध है या नहीं है। तो हमने डॉक्टर और पुरुष को पकड़ा और हमने कहा कि सर जो डॉक्टर होते हैं वो सारे के सारे डॉक्टर तो पुरुष नहीं होते, तो ये पुरुष के अंदर तो नहीं आएगा। और सारे के सारे जो पुरुष होते हैं वो भी डॉक्टर नहीं होते, तो कुछ पुरुष होते हैं जो डॉक्टर होते हैं, ये हम कह सकते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ डॉक्टर होते हैं जो पुरुष होते हैं। अर्थात डॉक्टर और पुरुष का आपस में क्या संबंध हो गया? आंशिक संबंध हो गया। ये डॉक्टर और ये पुरुष, इनका क्या हो गया? आपस में आंशिक संबंध हो गया। दो चीजों का संबंध तो हमने देख लिया। अब तीसरी चीज हमारे सामने बची दार्शनिक। फिर से एक ऐसा शब्द आपके सामने निकल के आया जिसका अर्थ हमें पता ही नहीं है। दार्शनिक, कुछ कहेंगे देखने वाला, तो देखने वाले तो आंखें सबके होती है, किसी की फूटी हुई नहीं होती है। बहुत कम अभागे लोग होते हैं जो जिनकी आंखें नहीं होती है। दुख होता है ऐसी चीज़ों के लिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखने वाला इसका मतलब नहीं होता है दार्शनिक। कुछ कहते हैं देखने योग्य स्थल, तो वो दर्शनीय स्थल होते हैं, वो दार्शनिक नहीं होते। दोस्तों दार्शनिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले दार्शनिक का मतलब हम समझते हैं। तो दार्शनिक का मतलब होता है दोस्तों दर्शन शास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। दर्शन शास्त्र कौन से? यानी कि ऐसे शास्त्र जो हमें हमारी आत्मा के दर्शन करवाए। आत्मा के दर्शन करवाने का मतलब नहीं है कि भूत जा रहा है, हमारा भूत आज यहाँ गया कल वहाँ गया, ऐसे आत्मा के दर्शन नहीं। यानी कि जो अच्छे कर्म होते हैं उन अच्छे कर्मों पर चलने की जो राह दिखाए, ऐसे जो शास्त्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र कहते हैं। जैसे वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, बाकी कुरान हो गया, और बाइबल, ऐसे गीता, बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जो क्या कहलाते हैं? दर्शन शास्त्र। और उनका ज्ञान रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? दार्शनिक। अब दोस्तों एक बात बताओ, कोई डॉक्टर है,
क्या वो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता नहीं हो सकता? आप कहेंगे हो सकता है। लेकिन क्या सारे के सारे डॉक्टर दर्शन शास्त्र के ज्ञाता होते हैं? नहीं होते। तो आप कहेंगे सर दार्शनिक और डॉक्टर का भी ऐसा आंशिक संबंध बनेगा। ये तो हो गया। अब बात करते हैं पुरुष और दार्शनिक का क्या संबंध रहने वाला है। तो आप कहेंगे सर पुरुष और दार्शनिक के संबंध की यदि बात करेंगे तो कुछ पुरुष होते हैं जो दार्शनिक हो सकते हैं, और जो जितने भी दार्शनिक होते हैं क्या जरूरी है कि वो सारे के सारे पुरुष होते हैं? क्या महिलाएं दार्शनिक नहीं होती? तो आप कहेंगे सर महिलाएं भी दार्शनिक होती है, इसलिए पुरुष का भी दार्शनिक के साथ क्या है? आंशिक संबंध है। तो दोस्तों ये डायग्राम किस प्रकार का बनेगा? इस प्रकार का डायग्राम आपके सामने बन के निकलेगा। डायग्राम कौन सा? डायग्राम F, यानी डायग्राम नंबर 6। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये बात समझ में आई दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ कि अगला एग्जाम्पल हमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछना चाहता है और किस प्रकार का क्वेश्चन हमसे सोल्व करवाना चाहता है और उसे किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। और दोस्तों बहुत ही कम समय आपके सामने अब हम लेने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ऐसे उदाहरण जो आपको कंफ्यूज करते हैं, केवल उन्हीं एग्जाम्पल्स की हम यहाँ बात करने वाले हैं, और भी एग्जाम्पल हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे हो सकती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। रब कर लेते हैं एक बार इसे। तो दोस्तों रब करते हैं इस क्वेश्चन को और बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ कि कौन कौन से एग्जाम्पल हमें और थोड़े से परेशान कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमेशा शब्दों पे ध्यान देना है, शब्दों का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। शब्दों का ज्ञान होगा तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया पुरुष, यहाँ ले लिया पुलिस और साथ में ले लिया मानव। तो क्या होगा दोस्तों, हमें पता है कुछ पुरुष होते हैं जो पुलिस वाले होते हैं और कुछ पुलिस वाले होते हैं जो पुरुष होते हैं, बाकी महिला पुलिस भी होती है। और ये दोनों किस में आते हैं? ये दोनों ही मानव में आते हैं। तो हम क्या कहेंगे सर पुरुष और पुलिस का आपस में आंशिक संबंध होगा, थोड़ा थोड़ा संबंध होगा, क्योंकि सारे पुरुष भी पुलिस वाले नहीं होते और सारी पुलिस भी पुरुष नहीं होती, तो एक दूसरे के अंदर नहीं आएंगे, ये बिल्कुल अलग अलग होंगे। लेकिन ये दोनों किस में आते हैं? मानव की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं? मानव की कैटेगरी में आते हैं। हमने एग्जाम्पल 7 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 8 की हम बात करते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर कार्बन ले लिया, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका आंसर ऐसे देके आ जाते हैं, कार्बन, हीरा और ये ग्रेफाइट। दोस्तों ये जवाब क्या है आपका? गलत जवाब है। क्यों है गलत जवाब? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, शब्दों का ध्यान होना चाहिए कि हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो पहले दो चीज़ों को पकड़ के डायग्राम बनाओ कि सर ये दोनों तो अलग अलग होते हैं। हाँ, दो तो बिल्कुल अलग जाने वाले हैं। अब बात करें कार्बन की, तो कार्बन क्या होता है? तो दोस्तों आपको पता होगा जो हीरा और ग्रेफाइट होता है वो दोनों किसके अपर रूप होते हैं? कार्बन के ही अपर रूप होते हैं। तो इनकी जो कैटेगरी होती है वो क्या होती है? कार्बन की कैटेगरी होती है। तो ये दोनों किस में जाने वाले हैं? कार्बन में जाने वाले हैं। किस में जाने वाले हैं? ये दोनों के दोनों कार्बन में जाने वाले हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो हमें परेशान कर सकते हैं, जिनके शब्दों का ज्ञान यदि हमें नहीं होगा तो हम वहां पर मात खा जाएंगे और वहां थोड़े से परेशान हो जाएंगे। देखते हैं किस प्रकार से। जैसे हम बात करें, यहां हमने एग्जाम्पल ले लिया मक्का, बाजरा और मोटा अनाज। मक्का, बाजरा, मोटा अनाज। इसका आंसर दोस्तों मुझे पता है आपके दिमाग में आंसर चल रहा होगा कि सर ये मक्का ये मोटा अनाज में आती है और ये बाजरा जो पतले अनाज में आता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। यदि इस प्रकार से कैटेगरी हम डिसाइड करेंगे तो अनाज की कैटेगरी कई प्रकार की हो जाएगी। जैसे गेहूं की बात आएगी, लंबा, पतला और धारी वाला अनाज। ऐसे नहीं है, ऐसे कैटेगरी नहीं होती है। अनाज की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी दो प्रकार की होती है, मोटा अनाज और हल्का अनाज। ये दो प्रकार की कैटेगरी होती है। दोस्तों बता देते हैं कि ये दोनों कैटेगरी कौन कौन से प्रकार के अनाज होते हैं जो मोटे अनाज में आते हैं, कौन से आपके हल्के अनाज में आते हैं। तो दोस्तों खरीफ की जो भी फसल होती है, खरीफ की फसल यानी कि चौमासे में बोई जाने वाली फसल जो होती है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल, वो क्या होती है? वो हमेशा मोटे अनाज में आती है। तो दोस्तों बाजरा और मक्का दोनों ही वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं, इसलिए ये दोनों ही किस में आएंगे? मोटे अनाज में आएंगे। किस में आएंगे? मोटे अनाज में आएंगे। यहाँ हम गलती कर देते हैं क्योंकि बाजरा बहुत पतला होता है। अधिकतर लोगों को पता होता है कि बाजरा बहुत बारीक होता है, तो इसलिए हम उसको अलग रख देते हैं। दोस्तों अलग नहीं रखना है। मक्का और बाजरा दोनों ही क्या होते हैं? मोटे अनाज में। यानी खरीफ की जो भी फसलें होती है वो मोटे अनाज में आती है, और रबी की जो भी फसल होती है यानी कि शालू की फसल जिसे आप बोलते हैं, शालू, उंदाड़ू और चौमासा, तीन प्रकार की जो ऋतुएं आप
आप यहाँ देखते हैं, फसल के प्रकार देखते हैं, तो वो जो रबी की जो भी फसल होती है, गेहूँ, जौ, वो सारी चीज़ें किस में आती है? वो सारी की सारी चीज़ें हल्के अनाज में आती है। किस में आती है? हल्के अनाज में आती है। उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, कि एग्जाम्पल और किस प्रकार से हमें देखना है, किस प्रकार के एग्जाम्पल हमारे सामने हो सकते हैं। ये हुई अब फसल की कुछ बात हो गई कि यहाँ फसल का प्रकार भी हमें दे दिया गया। चलो दोस्तों, आपके सामने ऐसे दे दिया गया हरियाणा, यहाँ दे दिया गया पंजाब और यहाँ दे दिया चंडीगढ़। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ दे दिया। तो इसमें क्या करने वाले हैं कि सर हरियाणा और पंजाब तो दोनों अलग अलग हैं। हाँ बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन चंडीगढ़ का दोनों के साथ में संबंध है, तो हम ऐसे करके आ जाते हैं कि चंडीगढ़ का दोनों के साथ संबंध है। लेकिन दोस्तों ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हरियाणा पंजाब तो अलग अलग हो गए, लेकिन जो चंडीगढ़ है, क्या उसका थोड़ा थोड़ा भाग ही हरियाणा और पंजाब में आता है? बाकी का जो चंडीगढ़ है क्या अमेरिका में आता है? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ये हमारा जवाब गलत हो जाएगा। जवाब क्या होने वाला है? यही तो चौंकाने वाले तथ्य होते हैं। ये हमारा जवाब होने वाला है। क्यों? हरियाणा और पंजाब अलग अलग राज्य हैं, लेकिन चंडीगढ़ जो है वो दोनों की राजधानी है। उसकी वजह से हरियाणा और पंजाब का आंशिक भाग आपस में मिलता है। हरियाणा और पंजाब का आंशिक भाग आपस में मिलता है। किस वजह से मिलता है? चंडीगढ़ की वजह से मिलता है, क्योंकि ये क्या है? इसकी कैपिटल है। चंडीगढ़ क्या है? हरियाणा और पंजाब की कैपिटल, यानी कि इनकी राजधानी है, इसलिए इन दोनों का भाग मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर ये हो जाएगा, यानी डायग्राम के, यानी डायग्राम नंबर 11 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपके सामने दे दिया जाए माता, पिता और संतान। माता, पिता और संतान। माता, पिता और संतान आपके सामने ऐसे दे दिया गया। आप क्या कहेंगे? सर माता और पिता तो अलग होती है, लेकिन संतान दोनों की ही होती है और दोनों की पूरी संबंध के साथ में संतान होती है। तो दोस्तों इसके लिए भी डायग्राम कौन सा बनने वाला है? ये डायग्राम बनने वाला है। उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे ये डायग्राम है, इसका हमने अभी तक एग्जाम्पल नहीं लिया है कि ये एग्जाम्पल, ये जो डायग्राम है उसका एग्जाम्पल किस प्रकार से होने वाला है। तो उसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल हमने ले लिया पुरुष, मानव और पुलिस। पुलिस नहीं लेते हैं यहाँ पर, पुरुष और मानव, ये नहीं होगा। ये जो डायग्राम है ये तो पुरुष, मानव और पुलिस वाला, तो ये तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से, चलो महिला, महिला ले लिया, माँ, महिला, माँ और इसी के साथ हम एक शब्द और हम इसको जोड़ देते हैं कि महिलाएं जो भी होती है वो सारी माँ होती है। महिला, माँ और हम यहाँ पर ले लेते हैं चीता। चीता हमने ले लिया, महिला, माँ और चीता हमने ले लिया। तो इसका डायग्राम हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती है वो सारी क्या होती है? माँ होती है। और जो चीता होती है वो क्या होती है? वो भी माँ होती है। यानी कुछ चीता माँ होती है, या जंतु ले लेते हैं, जानवर ले लेते हैं कि कुछ जो जानवर हैं, कुछ जानवर क्या होते हैं? माँ होते हैं, ताकि ये एग्जाम्पल थोड़ा सा सूटेबल रहे। दोस्तों ऐसे रेयर केसेज के ये डायग्राम है जो या तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो ये डायग्राम इस प्रकार से, ऐसे कुछ उदाहरण होते हैं जो आपके सामने हैं कि महिलाएँ सारी क्या होती है? माँ होती है, माँ के अंतर्गत आती है। या फिर हम कहें कि जो माँ होती है सारी की सारी वो क्या होती है? महिलाएँ। लेकिन महिलाएँ जानवर नहीं हो सकती, इसलिए ये अलग कैटेगरी जाएगा। तो सोचने के हिसाब से क्या सोचा जाएगा कि जो भी महिलाएं होती है, क्योंकि दोस्तों महिला शादीशुदा जो औरत होती है उसे हम महिला कहते हैं। तो महिला जो होती है, महिला सारी की सारी क्या होती है? माँ। और जो जानवर होते हैं उन जानवरों में से भी कुछ जानवर क्या होते हैं? माँ होती है। कुछ जानवर क्या होते हैं? माँ होते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, इनके जो बच्चे होते हैं, बछड़े होते हैं, भेड़ है, उसका भी मेमना होता है, तो वो भी क्या होती है? माँ होती है। चलो ये डायग्राम हमने ले लिया कि महिला, माँ और जानवर। ये उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो एक डायग्राम और हम लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और उसी उदाहरण के साथ में हम बढ़ते हैं अगले डायग्राम की ओर। तो दोस्तों बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया पक्षी ले लिया
और पक्षी के साथ हमने ले लिया स्तनधारी और साथ में ले लिया जीव। पक्षी, स्तनधारी और जीव। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल की यदि हम बात करेंगे तो क्या डायग्राम हमारा बनने वाला है कि जो पक्षी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जीव होते हैं, लेकिन जो स्तनधारी होते हैं वो भी सारे के सारे क्या होते हैं, स्तनधारी भी जीव होते हैं। तो पक्षी यहाँ पर आ जाएगा जीव, सॉरी स्तनधारी, पक्षी के साथ में क्या आ जाएगा, स्तनधारी। की कुछ पक्षी क्या होते हैं स्तनधारी, जैसा हमने देखा था चमगादड़, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये जीव होते हैं। तो ये एग्जाम्पल एक और हमने ले लिया है। दोस्तों उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो मुझे ये भी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस इनकी कर रहे होंगे, रेगुलर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। और जो व्यक्ति नया है हमारे चैनल पर वो वीडियो को देखें और वीडियो को पूरा देखा हो, लाइक करें, पसंद आया हो तो। और दोस्तों जो नया विद्यार्थी आज है हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पुराने जो वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए, यानी पिछला जो भी कोर्स हो चुका है उसके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से। उस प्लेलिस्ट को क्लिक करें और वहाँ जाके वो पुराने पूरे वीडियोज़ देख सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, यानी तार्किक वेन आरेख के बारे में हम बात करने वाले हैं। वेन आरेख का आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तार्किक वेन आरेख के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बाकी बात हम करने वाले हैं लॉजिकल वेन डायग्राम की नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।